हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 10 द्रव के तापीय गुण का लेक्चर नंबर 6। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है तापन वक्र, इसको इंग्लिश में हीटिंग कर्व बोलते हैं। अब इस तापन वक्र को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल को समझते हैं और इस एग्जाम्पल के मदद से इस तापन वक्र के बारे में समझेंगे। तापन वक्र एक ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ को समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, फिर इस ग्राफ को समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने एक बीकर में कुछ बर्फ के टुकड़े को लिया जिसकी मास मान लीजिए दिया हुआ है, इसकी द्रव्यमान m है और ये जो बर्फ का टुकड़ा है सपोज ये -5 डिग्री सेल्सियस पर है। अब इस बर्फ के टुकड़े को उष्मा प्रदान करके अगर हमें 110 डिग्री भाप में बदलना हो तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी, पहले इसे समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने इस बर्फ के टुकड़े को Q1 हीट प्रदान किया, Q1 हीट यानी Q1 उष्मा दिया। तो सबसे पहले इस बर्फ के जो टुकड़े हैं उसकी तापमान बढ़ेगी और इसकी तापमान बढ़ के गलनांक बिंदु पर पहुंचेगा और बर्फ का जो गलनांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस बर्फ के टुकड़े की तापमान बढ़ी और तापमान बढ़ के 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। क्लियर? सपोज फिर से हमने इस बर्फ के टुकड़े को जब गर्म करा तब ये पिघलना चालू होगा। क्यों पिघलना चालू होगा? क्योंकि ये अपने गलनांक बिंदु पर पहुंच गया है और जैसे अब इसको आप गर्म करेंगे ये पिघलना चालू करेगा और ये पिघल के पूर्ण रूप से जल में बदल जाएगा, यानी द्रव बन जाएगा। बर्फ आपका ठोस होता है और ये बर्फ पिघलकर यानी ठोस पिघलकर द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जल बन जाएगा। और जल का जो तापमान होगा वह 0 डिग्री सेल्सियस होगा। मान लीजिए आपने इसमें Q2 उष्मा दी। अब देखिएगा, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस जो जल है इसको आप फिर से गर्म करेंगे तो अब इस जल का तापमान बढ़ेगा और ये जल की जो तापमान है वह इसके भाप बिंदु पर पहुंचेगा, यानी अपने ये क्वथनांक पर पहुंचेगा। और जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मान लीजिए इसके लिए जो हमने उष्मा दी वो Q3 उष्मा दी। तो Q3 उष्मा देने के बाद ये जो जल है वह 100 डिग्री सेल्सियस जल में बदल गया। ठीक, अगर आप इस 100 डिग्री सेल्सियस जल को पुनः गर्म करेंगे, पुनः इसको उष्मा देंगे तो ये आपका भाप में बदल जाएगा, क्योंकि ये जो जल है वह अपने भाप बिंदु पर पहुंच गया, क्वथनांक पर पहुंच गया है। तो अब इसको अब गर्म करेंगे तो यह भाप में बदल जाएगा। तो मान लीजिए जल को 100 डिग्री जल से 100 डिग्री भाप में बदलने के लिए जो उष्मा हम लोग दिए, मान लीजिए वो Q4 उष्मा है। ठीक, हमने बोला था कि -5 डिग्री सेल्सियस बर्फ को 110 डिग्री भाप में बदलने के लिए जो प्रोसेस है उसको लिखना है। तो 100 डिग्री भाप में तो बन गया। अब फर्दर इसको आप जब गर्म करेंगे तब जाके ये जो 100 डिग्री भाप है वह 110 डिग्री भाप में परिवर्तित होगा।
या आपको 110 के अलावा भी जिस तापमान पे लाना है उस तापमान पे आप ला सकते हैं, क्योंकि पदार्थ का तीन ही अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो आपका गैस तक पहुंच चुका है, भाप तक पहुंच चुका है, तो आपको जितना गर्म करके जिस तापमान ले जाना है वहां तक आप ले जा सकते हैं। मान लीजिए इसके लिए आपने जो उष्मा दी वह Q4 उष्मा दी, सॉरी Q5 उष्मा दी, और ये जो भाप है, ये भाप बोलिए या वाष्प बोलिए, ये वाष्प 110 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ठीक है। अब मान लीजिए अगर हमें Q1 की वैल्यू निकालनी है, Q2 की वैल्यू निकालनी है, Q3 की वैल्यू निकालनी है, जो कि क्या है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ये सब क्या है, उष्मा है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में एक्सप्लेन किया है। हमने आपको लेक्चर नंबर 5 में विशिष्ट उष्माधारिता, गुप्त उष्माधारिता, इसके बारे में हमने आपको समझाया है। तो जो स्टूडेंट आज का वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले लेक्चर नंबर 5 को जरूर देखें। हमने आपको बताया था जब भी आप किसी वस्तु को उष्मा देंगे तो ये जो उष्मा है वस्तु के तापमान को बढ़ा देती है और नहीं तो वस्तु की अवस्था को बदल देती है। जब वस्तु की तापमान बढ़ रही होती है तो वहां पर विशिष्ट उष्माधारिता को हम लोग डिफाइन करते हैं, और जब वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है तो वहां पे हम लोग गुप्त उष्माधारिता को डिफाइन करते हैं। तो वही चीज यहां पर हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहां पर तापमान बढ़ रही है, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि -5 डिग्री सेल्सियस बर्फ है और इसको हमने उष्मा देकर 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ में परिवर्तित किया है। तो यहां पर ताप बढ़ रहा है, इसीलिए यहां पर विशिष्ट उष्माधारिता वाला फॉर्मूला चलेगा। तो यहां पर Q1 बराबर, अगर हमें निकालना हो Q1, तो यहां पर Q1 बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हमने M लिया है तो MC किसका, तो बर्फ का, इंटू डेल्टा टी, और C बर्फ का मतलब क्या है, बर्फ की विशिष्ट उष्माधारिता। ठीक है। डेल्टा टी का मतलब क्या है, डेल्टा टी का यहां मीनिंग है कि जो आपका बाद का ताप है उसमें से शुरुआती ताप को घटा लीजिए, यानी डेल्टा टी को तपांतर बोलते हैं। तो यहां से अगर हम लोग को डेल्टा टी मान लीजिए निकालना हो तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस ऑफ -5, सॉल्व करेंगे तो ये 5 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो ऐसे आप डेल्टा टी निकालेंगे, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि बाद वाली जो आपका ताप है उसमें से शुरुआती ताप को माइनस करेंगे तो 0 माइनस -5 कितना हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये Q1 निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है, क्योंकि यहां पर तापमान में चेंज हो रहा है, अवस्था सेम है, यानी जो इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तो Q1 निकालने के लिए फॉर्मूला चलेगा। आपको M पता है, आपका C बर्फ का जो मान है वो पता है, डेल्टा टी आपको यहां पर कहां से कहां तक गया है वो पता है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके Q1 निकाल सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह आप Q2 के लिए देखेंगे तो Q2 में क्या हो रहा है, बर्फ से जल बन रहा है। तो बर्फ होता है ठोस और जल होता है द्रव, तो यहां पर ठोस से द्रव बन रहा है। तो जब भी आपकी अवस्था में परिवर्तन होता है तो गुप्त उष्माधारिता की परिभाषा लगती है। तो इसके लिए आप यहां पर Q2 निकालेंगे तो Q2 क्या हो जाएगा, M इंटू LF इसलिए क्योंकि ठोस से जब द्रव में परिवर्तन होता है तो कौन सी गुप्त उष्मा आपका गुप्त उष्माधारिता परिभाषित होती है, तो होती है गलन की गुप्त उष्मा। मतलब जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है तो वहां पर गलन की गुप्त उष्माधारिता परिभाषित होती है, और यहां पर गलन की गुप्त उष्माधारिता को हम लोग LF लिखते हैं। तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, M इंटू LF। क्लियर। फिर अब यहां पर आइएगा, Q3 अगर निकालना है तो यहां पर देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस जल से 100 डिग्री सेल्सियस जल में परिवर्तित हो रहा है, मतलब अवस्था सेम है, तापमान बढ़ रहा है, तो फिर इसमें विशिष्ट उष्माधारिता का फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पर Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा M इंटू C, लेकिन अब की बार जल इंटू डेल्टा टी, क्योंकि जल का तापमान बढ़ रहा है इसीलिए जो विशिष्ट उष्माधारिता होगी वह जल की होगी। तो MC जल इंटू डेल्टा टी। क्लियर।
फिर यहां पर जब आपका Q4 निकालना है, यानी कि यहां पर Q4 निकालने के लिए फिर से आप देखेंगे तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी अवस्था बदल रही है। और अवस्था में क्या हो रहा है, जल से भाप बन रहा है, यानी कि द्रव से गैस बन रहा है। द्रव से गैस बन रहा है, द्रव से गैस। तो द्रव से जब गैस बनता है तो यहां पर वाष्पन की गुप्त उष्मा लिया जाता है, यानी वाष्पन की गुप्त उष्मा धारिता लगेगा। तो m इंटू एलवी, एलवी जो है वो वाष्पन की गुप्त उष्मा धारिता है, तो m इंटू एलवी हो गया। क्लियर। फिर से अब 100 डिग्री भाप से आपको मान लीजिए 110 डिग्री भाप बनाना है, या फिर 100 डिग्री भाप से आपको जितना 150 या कुछ भी बनाना है, उसके लिए आपने मान लीजिए Q5 उष्मा दी। तो यहां पर अवस्था सेम है और तापमान बढ़ रही है, तो क्या लगेगा यहां पर, विशिष्ट उष्मा धारिता वाला फॉर्मूला। तो Q5 अगर निकालेंगे तो यहां पर मान लीजिए Q5 लिखेंगे, तो Q5 इज इक्वल टू m C किसका, तो भाप का या फिर आपका वाष्प का इंटू डेल्टा टी। यहां पे C भाप लिखिए या सिर्फ वाष्प लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका भाप का विशिष्ट उष्मा धारिता। और डेल्टा टी आप निकाल लेंगे, 110 में से 100 को माइनस कर देंगे, डेल्टा टी की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ये प्रोसेस से -5 डिग्री सेल्सियस बर्फ को आप 110 डिग्री वाष्प में बदल सकते हैं, या फिर किसी भी ठोस को भाप में बदलने के लिए इस प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया आइस से स्टीम में बदलने के लिए, ठीक है। अब इस एग्जांपल के तहत अगर हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है जो कि टेम्परेचर और हीट का हो, मतलब वाई एक्सिस को अगर हम लोग ताप ले और एक्स एक्सिस में हम लोग उष्मा ले, तो किस तरह का ग्राफ मिलेगा इसको हम लोग समझते हैं। और यही ग्राफ जो होता है इसी को बोलते हैं हम लोग तापन वक्र, हीटिंग कर्व। तो यहां पर हमने क्या किया, ऐसे एक्स अक्ष में उष्मा ले ली, उष्मा, और वाई अक्ष में हमने तापमान ले लिया T, ताप, उष्मा Q, ठीक है। अब जरा देखिएगा, Q1 हीट देने से सिर्फ जो बर्फ का तापमान में वृद्धि हुआ है, यानी Q1 हीट दे रहे हैं तो तापमान में वृद्धि हो रही है, तो इसकी जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे होगा, ऐसे देखिएगा। मतलब जैसे जैसे आप इसको हीट प्रदान करेंगे तापमान की जो वैल्यू वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पर Q1 आपका हुआ और इस जगह पर जो तापमान मिला वो मान लीजिए T1, यानी कि बर्फ जो है वह अपने गलनांक पर पहुंच चुका है। तो इस एग्जाम्पल के लिए T1 का जो मान होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि आप जो अपने Q1 हीट दिया वह पदार्थ को उसके गलनांक बिंदु तक पहुंचा दिया। तो T1 जो हो जाएगा वह बर्फ का गलनांक बिंदु हो जाएगा, या अगर कोई दूसरा पदार्थ होता तो T1 की जो वैल्यू होगा उस पदार्थ की गलनांक बिंदु हो जाता। तो यहां पर T1 का मान 0 होगा, क्योंकि हमने जो पदार्थ लिया है वो बर्फ लिया है, ठीक है। अब देखिएगा, अब Q2 हीट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठोस से द्रव बन रहा है, यानी कि जो आपका बर्फ है वो जल में परिवर्तित हो रहा है। तापमान क्या है, नियत है। तो इसके लिए जो ग्राफ होगा, देखिए तापमान आपका नियत है 0 डिग्री सेल्सियस आपका बर्फ है और 0 डिग्री सेल्सियस आपका जल है। तो तापमान में कोई आपका परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ इसकी अवस्था में परिवर्तन हो। तो ये आपका यहां तक हो गया Q2, ठीक है। उसके बाद Q3 हीट दे रहे हैं तो जल के तापमान में वृद्धि हो रही है और ये आपका जल के क्वथनांक तक पहुंच रहा है। तो जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 होता है, तो यहां तक ऐसे तापमान में वृद्धि हुई। तो ये जो T2 का जो मान होगा इस एग्जाम्पल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्वथनांक तक पहुंच गए। और कोई दूसरा पदार्थ होता तो T2 का मान कुछ अलग होता, और ये वैल्यू हो गई आपका Q3। फिर इसके बाद अगर हम लोग
Q4 हीट दिया तो क्या हुआ, यहां से इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, यानी कि जो जल है वह भाप में बदल गया। इसको थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं ऐसे, यहां तक उष्मा जो Q से रिप्रेजेंट किया। तो Q4 जो हमने हीट दिया उसमें अवस्था में परिवर्तन हुआ, जैसे Q4। ठीक, अब फिर इसके बाद में अगर हम लोग हीट करते हैं, मतलब भाप को अगर हम लोग गर्म करते हैं, तो वह भाप ही रहेगा, लेकिन इसके तापमान में वृद्धि हो जाएगी, कुछ ऐसे। देखिए, तो ये हो गया आपका Q5। अब इसको हम मार्क कर लेते हैं। मान लीजिए यहां पर ये तो ओरिजिन हो गए, ये कोई ए बिंदु से मान लीजिए ग्राफ स्टार्ट हुआ है, तो ये हो गई आपका बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे। ठीक है, ऐसे ग्राफ को जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों स्टार्ट नहीं होगा? क्योंकि समझिएगा अभी आपने हीट नहीं किया है, लेकिन तापमान कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए ये जीरो से स्टार्ट ना होगे, थोड़ा सा हमने अलग से स्टार्ट किया ऐसे। ठीक है, अब आइए सबसे पहले AB को देखें। तो AB में वस्तु यानी कि बर्फ का तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि AB में जो आपका पदार्थ है वह ठोसी है, सिर्फ ठोस का तापमान बढ़ा। BC में देखिएगा तापमान सेम है, लेकिन जो ठोस है, बर्फ जो है, वह द्रव में परिवर्तित हो रहा है, द्रव हो गया, ठोस आपका द्रव हो गया। CD में देखिए द्रव का तापमान बढ़ रहा है, तो इसमें द्रव ही रहा। ठीक है, DE में देखेंगे तो ये जो आपका द्रव है वह गैस में परिवर्तित हो रहा है। EF ग्राफ में जो गैस है उसकी सिर्फ तापमान बढ़ रही है। तो इस तरह का ग्राफ आता है, ताप और उष्मा के बीच का ग्राफ। ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु को जो आप हीट देते हैं तो दो ही काम करता है, या तो उस वस्तु की तापमान बढ़ती है या फिर उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसको हमने एक एग्जाम्पल के तहत समझाया कि मान लीजिए -5 डिग्री सेल्सियस पे अगर बर्फ है, -5 डिग्री सेल्सियस पे है, और इसको वाष्प में बदलना है, 110 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है, तो इस प्रोसेस का यूज करेंगे और इसके लिए जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसे आएगा। इसी ग्राफ को हम लोग बोलते हैं तापन वक्र। तो ये जो तापन वक्र हमने आपको बताया उष्मा और तापमान के बीच के ग्राफ से। ठीक है, अब आइए इसके पार्ट वाइज को समझते हैं, पार्ट वाइज करके। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करेंगे, नोट कर लीजिएगा। हो गया, चलिए अब आइए हम लोग इस ग्राफ को पार्ट कर करके समझते हैं, पार्ट वाइज। तो मिटा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ये ग्राफ AB की बात करें, यानी AB में यहां पर अगर हम लोग लिखा AB भाग की बात करें, AB भाग में क्या हो रहा है, ठोस की तापमान बढ़ रही है। ये किसी भी पदार्थ के लिए ग्राफ पॉसिबल है, ऐसा नहीं बर्फ के लिए पॉसिबल है, किसी भी पदार्थ के लिए ग्राफ पॉसिबल है जो कि ठोस से गैस में परिवर्तित हो रहा है। तो AB ग्राफ में ठोस की तापमान बढ़ रही है। तो अगर यहां पे पूछे आपसे कि बताइए जो ये यहां पर ठोस है इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होगी, ठीक है, इसको निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने आपको बताया है विशिष्ट ऊष्माधारिता डेल्टा Q इज इक्वल टू MC, तो यहां पर हम ठोस यूज कर दे रहे हैं, इंटू डेल्टा T हो जाएगा। तो अगर आप C ठोस निकाले जो कि बर्फ है, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई M इंटू डेल्टा T होगा। अब यहां पर जो डेल्टा Q हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q1 माइनस 0,
Q1 माइनस 0 और डेल्टा Q की वैल्यू यहां पर Q1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब डेल्टा Q का मतलब क्या है, जो शुरुआती आपकी उष्मा है और बाद वाली उष्मा है, तो बाद वाली उष्मा में से शुरुआती उष्मा को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, तो ये डेल्टा Q निकल गया। ठीक है, अब जरा यहां पर देखिएगा, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/m इंटू डेल्टा Q बाई डेल्टा T, बोलिए ऐसे लिखा जा सकता है। अब जरा देखना, यहां पर डेल्टा Q का मतलब एक्स एक्सिस और डिवाइडेड बाई डेल्टा T का मतलब वाई एक्सिस। सबसे पहले एक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट होता है कि अगर आपको किसी ग्राफ की ढलान निकालनी है, यानी स्लोप ऑफ द ग्राफ निकालना है, तो होता है वाई एक्सिस बटा एक्स एक्सिस, मतलब वाई अक्ष अपॉन एक्स अक्ष। तो यहां पर ढलान, मतलब ग्राफ की ढलान अगर आपको निकालना हो, किसी भी ग्राफ की ढलान का इंग्लिश होता है स्लोप, तो ये होता है वाई एक्स अक्ष अपॉन एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष। ये एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, ग्राफ की ढलान होता है वाई अक्ष अपॉन एक्स अक्ष। तो यहां पर वाई अक्ष में टी है, मतलब तापमान है, और एक्स अक्ष में उष्मा है, उल्टा है। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर सी ठोस जो होगा वह समानुपाती होगा 1 बटा जो आपका ए बी है, ग्राफ कौन सा, ए बी की ढलान के, जो आपका, एक सेकेंड, ढलान, यानी कि ठोस की जो विशिष्ट उष्माधारिता होगी वह 1 बटा ग्राफ ए बी की ढलान के समानुपाती होगी। इसलिए समानुपाती क्योंकि यहां पर जो द्रव्यमान है वस्तु का वह नियत है, द्रव्यमान को हम लोग यहां पर नियत मान के चल रहे हैं, द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो द्रव्यमान अगर नियत है तो यहां पर जो ठोस की विशिष्ट उष्माधारिता होगी ये तो नियत हो गई, और ये क्या हो जाएगा 1 बटा ग्राफ की ढलान, और किस ग्राफ की, तो ए बी की ढलान। ठीक है, तो अगर हम लोग को यहां पर ए बी में पूछे कि बताइए ठोस की विशिष्ट उष्माधारिता क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, ग्राफ की ढलान निकाल लेंगे, उसको 1 बटा में कर देंगे। ठीक है, तो ये निकल जाएगा, इसके समानुपाती होगी, क्योंकि यहां पर एक कांस्टेंट है, इसलिए यहां पर हम लोग समानुपाती का साइन इस्तेमाल कर लिया। दूसरा नंबर अगर देखा जाए किसमें, तो बीसी भाग की बात करते हैं। बीसी भाग में इसमें क्या हो रहा है, ठोस से द्रव बन रहा है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पर जो हम लोग डेल्टा क्यू हीट दे रहे हैं वो क्या कर रहा है, अवस्था में परिवर्तन कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या हमने बताया था, एम इंटू एल एफ, एम इंटू एल एफ। तो यहां से अगर हम लोग एल एफ निकाले तो एल एफ बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, या 1/m इंटू डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू कितने के बराबर, ये 1/m, और डेल्टा क्यू कितने के बराबर, Q2 माइनस Q1। इसी के लिए डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1। ठीक है, अब देखिएगा फिर यहां पे 1/m क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान को हमने नियत लिया है। तो इस बीसी भाग में अगर हम लोग को बोलेगा कि बताइए जो पदार्थ है उसके गलन की गुप्त उष्मा कितनी होगी, तो ये हो जाएगा Q2 माइनस Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और Q2 माइनस Q1 कितने के बराबर होगा, जो इस ग्राफ की लंबाई होगी उसी के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज LF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट हो गई, ये क्या हो जाएगा, ग्राफ और कौन सा, बीसी की लंबाई, बीसी की लंबाई है कि नहीं। तो बीसी ग्राफ में अगर आपको निकालनी है
कि बताइए कि ठोस की गुप्त उष्मा धारिता कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, यहां पर ग्राफ की लंबाई को निकाल लेंगे और ग्राफ की लंबाई Q2 माइनस Q1 होगी, वहीं आपका ठोस की गलन की गुप्त उष्मा निकल जाएगी। क्लियर। फिर इसीलिए इसी तरह अगर CD के लिए निकालना हो, पहले आप इसको नोट करेंगे, पहले इसको नोट कीजिए, फिर सारे ग्राफ को पार्टवाइज करके हम लोग समझ रहे हैं, इसको आप नोट कीजिए। पहले हो गया, ठीक। अब इसी में हम चेंजिंग कर रहे हैं, ये आपका तीसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर में क्या है, तो द्रव का तापमान बढ़ रहा है, और तीसरा नंबर है बाबू CD भाग में सेम चीज, लेकिन अब की बार ये ठोस नहीं है, ये द्रव है। तो अगर पूछेगा द्रव की विशिष्ट उष्मा धारिता, तो इसी तरह आएगा, है कि नहीं। और यहां पर डेल्टा Q डिवाइडेड बाई फिर डेल्टा T, और फिर यहां पर डेल्टा Q कितने के बराबर हो जाएगा, Q3 माइनस Q2। यहां पर आपका डेल्टा Q हो जाएगा Q3 माइनस Q2, ये आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा Q, यही चीज है। अब फिर आपको द्रव की विशिष्ट उष्मा धारिता किसके समानुपाती होगी, तो ग्राफ CD की ढलान के 1/ग्राफ CD की ढलान के समानुपाती होगी। सेम जैसा देखिए, इसमें पहले वाले में ठोस की तापमान बढ़ रही थी, और दूसरे वाले माने CD वाले दूसरे में नहीं, CD में जो है वो द्रव की तापमान बढ़ रही है। तो सेम तरीका से आप निकालेंगे। अगर द्रव की बोलेगा कि विशिष्ट उष्मा धारिता कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, CD ग्राफ की ढलान पहले निकालेंगे और फिर उसको 1 कर देंगे, तो आपका निकल जाएगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड निकल जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे DE भाग में द्रव से गैस बन रहा है, यानी कि यहां पर वाष्पन की गुप्त उष्मा परिभाषित होगी LF, इसी तरह आएगा। और यहां पर जो डेल्टा Q होगी, देखो डेल्टा की Q4 माइनस Q3 होगी, ठीक है। और यहां पर LF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ग्राफ DE की ढलान, सॉरी DE की लंबाई, ढलान है DE की लंबाई। तो यहां पर द्रव जो बना, द्रव से गैस बन रहा है, तो क्या निकलेगा, वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो वाष्पन की गुप्त उष्मा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, DE की लंबाई निकालेंगे। इसी तरह ये हो गया आपका चौथा पार्ट, ठीक है। अब आपका ये पहला था तीसरा नंबर, तीसरा चौथा, ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। फिर पांचवा में उसी तरह एक में क्या हो रहा है, गैस की तापमान बढ़, यानी कि वाष्प की तापमान बढ़ रही है, पहले इसको नोट कर लेंगे, इसी तरह आ जाएगा। सिमिलर है। तो यहां पर 5 नंबर में अगर हम लोग EF भाग के देखा जाए, तो डेल्टा Q की वैल्यू आपका यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अब की बार द्रव की जगह पे गैस हो जाएगा, ठीक है। तो गैस की विशिष्ट उष्मा धारिता इतनी आ जाएगी, यहां पे डेल्टा Q अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, Q5 माइनस Q4 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहां पर जब गैस की जो विशिष्ट उष्मा धारिता होगी वह 1/ग्राफ EF के ढलान के समानुपाती हो जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो आपको यहां से क्या, तो 5 वैल्यू निकाल सकता है। एक ठोस की विशिष्ट उष्मा धारिता, दूसरा द्रव की विशिष्ट उष्मा धारिता, और गैस की विशिष्ट उष्मा धारिता, साथ ही साथ आपका गलन की गुप्त उष्मा धारिता और वाष्पन की गुप्त उष्मा धारिता आप निकाल सकते हैं इस ग्राफ के मदद से, ठीक है। तो ये अब देखना, कई बार ऐसा करता है कि जो तापन वक्र है उसको तापमान वर्सेस समय के बीच में प्लॉट करता है, मतलब जो उष्मा के जगह पे अब की बार समय दे देगा, ठीक है, तब बोलेगा कि वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए। तो सेम चीज चलता है,
सिर्फ यहां पर क्या हो जाएगा, जो आपका उष्मा है वो समय में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है, मिटा दे। ठीक, कभी कभी ये जो तापन वक्र है वो ताप और समय के बीच में दे देता है, तो उसमें किसको कांस्टेंट रखेंगे वो समझ लीजिए, बाकी सभी चीज सेम रहता है। अब की बार ये जो है वो समय दे देगा, एक्स अक्ष को समय बना देगा स्मॉल टी, और वाई एक्सिस तो ताप रहेगा ही रहेगा ऐसे। तो ये ग्राफ का नेचर आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अब यहां पर Q1 Q2 के जगह पे T1 T2 T3 T4 और T5 देगा। और यहां पर क्या कांस्टेंट रखना है समझिएगा, जैसे ये आपका यहां पर एक सेकेंड, आप इस बर्फ के टुकड़े को वही एग्जांपल ले रहे हैं जो -5 डिग्री सेल्सियस पे था, और आप इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे आपको वैसा उष्मा का स्रोत लेना है जो नियत उष्मा दर प्रदान करे, मतलब ये जो सोर्स है वह नियत उष्मा दर प्रदान कर रही है, यानी कि P इज इक्वल टू Q बाई टी, इसको हम लोग बोला उष्मा दर या उष्मा की दर, ठीक है। ये जो स्रोत है ये हो गया आपका उष्मा स्रोत, उष्मा स्रोत जो नियत उष्मा दर प्रदान कर रही है, ये आपकी वैल्यू नियत है, नियत है, यानी कि Q बाई टी क्या है यहां पर, Q बाई टी नियत है, या डेल्टा Q बाई डेल्टा टी नियत है, और P इज इक्वल टू या डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T, ये नियत हो गया। उष्मा की जो दर है उसको नियत रखना है, ठीक है, यानी कि हीट के साथ साथ समय भी बढ़ रहा है, या ऐसे बोले समय के साथ साथ आपकी उष्मा का मान भी बढ़ रहा है, यानी कि डेल्टा Q बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा P, ये नियत है, यानी कि नियत उष्मा दर से हम लोग इस -5 डिग्री सेल्सियस बर्फ को गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, पहले ये आपका जो बर्फ का टुकड़ा है वह गर्म होके 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ बनेगा, फिर इसको आप गर्म करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस जल बनेगा, फिर आप इसको गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस जल बनेगा, ठीक, फिर इसको गर्म करेंगे तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस भाप बनेगा, अब फिर इसको जब गर्म करेंगे आप तो जहां तक जाना है, जैसे 110 हमने ले लिया है तो 110 डिग्री सेल्सियस भाप बनेगा। अब इसमें क्या हमने यहां पर Q1 Q2 Q4 लिया था ऐसे करके, अब यहां पे समय लेना है। मान लीजिए इसको आपने T1 टाइम तक गर्म किया, इसको आपने T2 टाइम तक गर्म किया, फिर इसमें आपने T3 टाइम तक गर्म किया, इसमें आपने T4 टाइम तक गर्म किया, और इसको आपने T5 टाइम तक गर्म किया। मतलब -5 डिग्री सेल्सियस बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ में बदलने के लिए जो समय लगा वो T1 समय लगा, उसी तरह 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ को बदलने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ से 0 डिग्री सेल्सियस जल में बदलने के लिए T2 समय लगा, 0 डिग्री सेल्सियस जल से 100 डिग्री सेल्सियस जल में बदलने के लिए जो समय लगा वो T3 समय लगा जी। फिर उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस जल से 100 डिग्री सेल्सियस भाप में बदलने के लिए T4 समय लगा, और 100 डिग्री सेल्सियस भाप से 110 डिग्री सेल्सियस भाप में बदलने के लिए T5 समय लगा। तो ग्राफ आपका इसी तरह हो जाएगा, नहीं
ग्राफ आपका इसी तरह हो जाएगा। फिर उसमें भी जब आप निकालेंगे तो सेम ही चीज निकलेगा। एक जैसे हम आपको समझा दे रहे हैं, एक पे बाकी सब उसी तरह हो जाएगा। जैसे भाग ए बी की बात की जाए, एक में भाग ए बी में, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी ठोस इंटू डेल्टा टी। तो सी ठोस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बटा एम इंटू डेल्टा टी। और यहां पर कैपिटल टी जो है, देखिए कैपिटल टी जो है वो ताप है और स्मॉल टी जो है वो समय है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखना Q कांस्टेंट नहीं है, Q कांस्टेंट नहीं है, क्या कांस्टेंट है, Q बाई T कांस्टेंट, यानी डेल्टा Q बाई डेल्टा T कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, यहां पर डेल्टा स्मॉल टी से गुना और डेल्टा स्मॉल टी से भाग कर दिया। तो अब जरा देखिएगा, सी ठोस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा स्मॉल टी को एक साथ इंटू 1 बाई एम इंटू डेल्टा स्मॉल टी डिवाइडेड बाई डेल्टा कैपिटल टी। देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको और इसको हमने क्या किया, एक साथ कर दिया, ये 1 बाई एम हो गया और ये डेल्टा स्मॉल टी और डेल्टा कैपिटल टी को एक साथ कर दिया। अब देखना ये हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी डिवाइडेड बाई ये एम आई इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, है कि नहीं। अब आपका डेल्टा पी जो है वो कांस्टेंट है और मास तो हमने बोला ही है कि कांस्टेंट रहेगा, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, नियत हो गई। फिर अब देखिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस में है समय और वाई एक्सिस में है आपका ताप, तो एक्स अक्ष अपॉन वाई अक्ष हो रहा है, तो क्या एक बटा ढलान हो जाएगा कि नहीं। तो यहां पे भी उसी वही सेम चीज आ रहा है, सी ठोस समानुपाती होगा एक बटा ग्राफ ए बी की ढलान के, सेम चीज आ रहा है। देखिए तो बस इतना ही चेंजिंग है कि यहां पर एक्स अक्ष में समय दिया हुआ है और वाई अक्ष में ताप है। बाकी दोनों तरह से आपका अगर सी ठोस निकालना है, यानी कि आपको विशिष्ट उष्माधारिता निकालना है, तो समानुपाती होगा एक बटा ग्राफ की ढलान का, और अगर गुप्त उष्माधारिता निकालना है तो ग्राफ की लंबाई के बराबर होगा। क्लियर। आई होप आपको ये तापन वक्र जरूर समझ में आया होगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग क्लास यहीं खत्म करते हैं, आप लोग पढ़ते रहें। वेरी वेरी थैंक यू।